हर इमोशन करो सेलिब्रेट एकदम लल्लन टॉप स्टाइल में। आ गए हैं लल्लन टॉप स्टिकर्स जो आपको मिलेंगे बॉबल के कीबोर्ड पर। ऐसे स्टिकर्स के लिए डाउनलोड करें बॉबल कीबोर्ड। डाउनलोड लिंक पाएं डिस्क्रिप्शन में। आप भाई साहब और बहन जी अगर हमसे ईमानदारी से पूछें तो ये आज की सबसे महत्वपूर्ण खबर है और इस खबर का सीधे मेरी जिंदगी पर भी असर है और आप में से भी ज़्यादातर की जिंदगी पर असर होगा। और सिर्फ असर नहीं है, अमल भी शुरू हो चुका है। अगर आप चार पहिया गाड़ी चलाते हैं या उसमें सफ़र करते हैं तो ये सुर्खी जीवन और बटुए की सुरक्षा से जुड़ी है। चालान के डर से ही सही कार की आगे वाली सीट पर बैठे लोग सीट बेल्ट लगा देते हैं, खासतौर पर शहरी इलाकों में। अनफॉर्चुनेटली दुर्भाग्यवश ग्रामीण इलाकों में ये जागरूकता नहीं दिखती है। लेकिन अब कार की पिछली सीट पर बैठे पैसेंजर को भी सीट बेल्ट लगानी होगी। ऐसा नहीं करने पर जुर्माना लगाया जाएगा। ये ऐलान केंद्रीय सड़क एवं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने खुद किया। 6 सितंबर के दिन यूएस इंडिया बिजनेस काउंसिल के कार्यक्रम इंडिया आइडिया समिट में बोलते हुए गडकरी ने कहा, साइरस मिस्त्री के साथ हुई घटना के चलते हमने फैसला लिया है कि सभी कारों में पीछे बैठने वाले लोगों के लिए भी सीट बेल्ट के लिए अलार्म लगाए जाएं। अगले कुछ दिनों में आदेश जारी कर दिया जाएगा। ड्राफ्ट नोटिफिकेशन में सभी नई गाड़ियों में इस फीचर को अनिवार्य बनाने का प्रस्ताव है। दर्शक जानते हैं 4 सितंबर को साइरस मिस्त्री का सड़क हादसे में निधन हो गया। कार की पिछली सीट पर बैठे थे और उन्होंने सीट बेल्ट नहीं लगाई थी। इसके बाद से अंदाजा लगाया जा रहा था कि सरकार सड़क सुरक्षा पर नियम और कड़े कर सकती है और अब ऐसा हो भी गया। रोड सेफ्टी पर चर्चा करते हुए नितिन गडकरी ने एयरबैग्स पर भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा, सरकार का लक्ष्य है कि अक्टूबर के बाद बनने वाली 8 सीटर कारों में कम से कम 6 एयरबैग लगाए जाएं। अगर यात्री सीट बेल्ट लगाएं तो एयरबैग ज्यादा प्रभावी साबित होते हैं। अब तक एयरबैग्स को लेकर कार निर्माता कंपनियां भारत में क्या खेल करती हैं, इस बारे में इंडिया टुडे ग्रुप से बातचीत में नितिन गडकरी ने क्या बताया था, सुनिए। ये सेम कंपनी जब अपनी कार एक्सपोर्ट करती है इंडिया से तब 6 एयरबैग लगाती है और हमारे यहाँ तैयार करती तो 4 लगाती है। क्या हमारे गरीब लोगों की जान की कोई कीमत नहीं है? ये मैं उनके आर्गुमेंट से मैंने आपको एक अच्छी बात बता रहा हूँ। ये एयरबैग्स की टेक्नोलॉजी में जो मैन्युफैक्चरर है उनको मैंने बुलाया और पहले मुझे पता चला कि इससे कॉस्ट कितनी बढ़ती है। कितनी बढ़ती है? कुछ नहीं एक्चुअली अगर वो नंबर बढ़ेगा तो ये 4 से जो है ये एक एयरबैग की कीमत 900 रुपए के अंदर आएगी बस। हाँ, मैं तो पढ़ा था 50-60 हजार रुपए बढ़ जाएगी वो। नहीं ये कुछ नहीं ज्यादा। जब नंबर बढ़ जाता वो कम हो जाएगी। नितिन गडकरी नरेंद्र मोदी मंत्रिपरिषद के ऐसे टेक्नोक्रेट मंत्री माने जाते हैं जो ये दावा करते हैं कि जब मैं कोई दावा करता हूं तो पूरी गुणा गणित के साथ करता हूं। बात एक और है, वो ये कि क्या सरकार और जुर्माने के डर से ही आप सीट बेल्ट लगाएंगे या हेलमेट पहनेंगे? क्या आप उस अनहोनी वाले इत्तेफाक का इंतज़ार कर रहे हैं या आप अपने और अपनों की सुरक्षा के प्रति चिंतित हैं? मैंने पीछे गाड़ी में बैठते हुए सीट बेल्ट लगानी शुरू कर दी है और दोपहिया पर भी जब बैठूंगा तो हेलमेट ज़रूर पहनूंगा और अपने सहकर्मियों को भी, परिवारजनों को इसके लिए प्रेरित करूंगा। ये जिम्मेदारी आपको भी निभानी है, इसीलिए मैं कह रहा था ये सबसे ज़रूरी खबर है। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। अगली सुर्खी आम आदमी पार्टी और दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के बीच चल रही अदावत से जुड़ी है। अब तक आरोप प्रत्यारोप चल रहे थे, अब कागज फाड़े जा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने एलजी के लीगल नोटिस की कॉपी को बीच प्रेस कॉन्फ्रेंस फाड़ दिया। दरअसल दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने 5 सितंबर को संजय सिंह समेत आम आदमी पार्टी के 5 नेताओं को नोटिस भेजा था। एलजी के मुताबिक इन नेताओं ने भ्रष्टाचार के झूठे आरोप और अपमानजनक नारे लगाए। एलजी ने यह दावा भी किया था कि उनकी छवि खराब करने के लिए फेक न्यूज़ फैलाई गई। इस बाबत भेजे नोटिस में एलजी ने आप नेताओं से 48 घंटे में जवाब देने को कहा था। जवाब की जगह संजय सिंह ने क्या किया, हमने आपको बता दिया। अब सुनिए कि उन्होंने कहा क्या। ये नोटिस भेज रहा है वीके सक्सेना को। मैं कहना चाहता हूं, भारत का संविधान मुझे सच बोलने का अधिकार देता है। देश के सर्वोच्च सदन का सदस्य होने के नाते मुझे सच बोलने का अधिकार है। किसी चोर भ्रष्ट व्यक्ति के नोटिस भेजने से मैं रुकने और डरने वाला नहीं हूं और ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। ऐसी नोटिसेस को 10 बार फाड़ के मैं फेंकता हूं। तुम अगर ये सोचते हो कि तुम भ्रष्टाचार करोगे, लूट करोगे और तुम्हारे
इन भ्रष्टाचारों को इन नोटिसों के नीचे दबा लोगे, ये संभव नहीं है। संजय सिंह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये दावा भी किया कि एलजी वीके सक्सेना ने खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग यानी केवीआईसी के अध्यक्ष रहते हुए करोड़ों रुपए का घोटाला किया है। सांसद ने कहा कि एलजी को बर्खास्त कर गिरफ्तार किया जाए और मामले की जांच सीबीआई और ईडी से कराई जाए। इस मामले पर बीजेपी की ओर से भी रिएक्शन आई है, सुनिए। आम आदमी पार्टी फ्रस्ट्रेशन में तो है, बौखलाई तो है, इसलिए वो गाली भी दे रही है, प्रश्नों का जवाब न देके डाइवर्ट भी कर रही है। लेकिन नोटिस फाड़ करके जो मूर्खता का परिचय दिया है, एगो नोटिस फाड़ने से नोटिस खत्म हो जाएगा। बीजेपी इस कृत्य की निंदा करती है और ये मांग करती है कि ऐसे लोगों को संवैधानिक पदों पे बैठे हुए व्यक्तियों का अपमान करने के लिए इनके लिए इन पे ये भी एक केस चलना चाहिए, इनके लिए इनको सजा मिलनी चाहिए, अदरवाइज ये देश अराजक हो जाएगा। प्रेस कॉन्फ्रेंस में नोटिस फटा तो लोगों ने 2013 के साल को याद किया जब राहुल गांधी ने अपनी ही सरकार के अध्यादेश की कॉपी का जिक्र किया था और सामने रखे कागज को फाड़ दिया था। इस तरह की बात चलती है। उन्होंने कहा था कि मेरे ख्याल से अध्यादेश का इस तरह का हाल होना चाहिए। बाद में ये मिथ चल पड़ा कि राहुल गांधी ने अध्यादेश की कॉपी फाड़ दी, पर फिर भी उनसे सवाल ये पूछा गया कि उनकी ही पार्टी की सरकार, उन्हीं के पार्टी के नेता मनमोहन सिंह के नेतृत्व में कैबिनेट का फैसला, मनमोहन सिंह देश में नहीं थे, अमेरिका के दौरे पर थे, वॉशिंगटन डीसी में थे और उनके पीछे उनकी ही पार्टी के सांसद ने, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष ने कैबिनेट के फैसले की यूं खिल्ली उड़ाई। उस अध्यादेश में क्या था? चुनावों में दागदार नेताओं को लड़ने की छूट मिल जाती और तब राहुल गांधी की इस हरकत पर काफी बवाल भी मचा था। वैसे वीके सक्सेना के खेमे से भी सफाई आई थी, जिसमें उन्होंने कहा था कि आम आदमी पार्टी ने जो आरोप लगाए हैं उनके ऊपर या उनकी पुत्री के ऊपर स्टूडियो की डिजाइनिंग से जुड़े हुए, वो सब बेबुनियाद हैं और जिस पैसे को कोट किया गया है वो भी गलत है। तो दोनों ही तरफ से आरोप प्रत्यारोप चल रहे हैं। अगली सुर्खी, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जाने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा आज से शुरू हो गई। 5 महीने की ये पदयात्रा 12 राज्यों से गुजरते हुए 3570 किलोमीटर लंबा रास्ता तय करेगी। इस मौके पर कांग्रेस शासित राज्यों के मुख्यमंत्री यानी भूपेश बघेल और अशोक गहलोत समेत कई नेता कन्याकुमारी में मौजूद रहे। राहुल गांधी और 120 चुनिंदा कार्यकर्ता अगले 150 दिन में कश्मीर तक जाएंगे। इस पूरी यात्रा में राहुल और कांग्रेस नेता कार्यकर्ता कंटेनर, मतलब ये एक आवासीय तरीका बनाया गया है, उसमें रहने वाले हैं। इन कंटेनर्स के अंदर सोने के लिए बेड और टॉयलेट वगैरह का इंतजाम है। कुछ कंटेनर्स में एसी भी लगे हैं। यात्रा शुरू करने से पहले राहुल गांधी श्री पेरम्बदूर में उस जगह पर गए जहां उनके पिता और देश के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या हुई थी। श्रद्धांजलि के बाद कन्याकुमारी में हुए कार्यक्रम में तमिलनाडु के मुख्यमंत्री MK स्टालिन ने राहुल गांधी के हाथों में राष्ट्र ध्वज दिया और इसके बाद यात्रा शुरू हुई। इस मौके पर राहुल ने अंग्रेजी में कहा, हमारा राष्ट्र ध्वज सभी धर्मों और संस्कृतियों के लोगों की साझा मेहनत का फल है। ध्वज लोगों को अपनी पसंद का धर्म पालने की इजाजत देता है, लेकिन आज इस ध्वज पर हमला हो रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर बीजेपी भी हमलावर है। हमले की शुरुआत असम के मुख्यमंत्री, पूर्व कांग्रेस नेता और मौजूदा बीजेपी नेता हिमंता बिस्व शर्मा ने की। 20 साल से भी ज्यादा समय तक वो राहुल गांधी वाली पार्टी में रहे, अब भाजपा में है, पूर्वोत्तर के सबसे कद्दावर नेताओं में है। उन्होंने राहुल गांधी को भारत जोड़ो यात्रा किसी दूसरे मुल्क से शुरू करने की नसीहत दी। वो मुल्क कौन सा है, खुद हिमंता से सुनिए। कांग्रेस का समय में तो भारत 2 टुकड़ा हो ही गया था। अभी भारत जोड़ने के लिए तो कांग्रेस को पाकिस्तान जाना है। वही है, भारत तो डिवाइड हो गया 1947 में। अगर भारत जोड़ो यात्रा करना है तो राहुल गांधी को यह यात्रा पाकिस्तान में करना सही है। भारत में यात्रा करने से क्या फायदा होगा? भारत तो जुड़ा हुआ है, खंडित क्या हुआ? पाकिस्तानी खंडित हुआ। तो इसीलिए मैं राहुल गांधी को सलाह देता हूं कि भारत जोड़ो कार्यक्रम आप पाकिस्तान में लेके जाइए। 2 बातें हैं, अगर 1947 का पैरामीटर है तब तो फिर बांग्लादेश का भी जिक्र होना चाहिए, लेकिन बांग्लादेश और भारत के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। अभी शेख हसीना वहाँ की प्रधानमंत्री भारत का दौरा सफलतापूर्वक पूरा करके गई हैं। दूसरी बात यह है, आपने गौर किया, जब भी राहुल गांधी एक तरफ से मोर्चा लेते हैं बीजेपी की तरफ से, तो बीजेपी की तरफ से अनिवार्य रूप से या तो स्मृति ईरानी को डेप्यूट किया जाता है या फिर हिमंता बिस्व शर्मा को। वजह बहुत ऑब्वियस है, बहुत स्वाभाविक है। स्मृति ईरानी ने अमेठी की लोकसभा सीट से राहुल गांधी को हराया और हिमंता बिस्व शर्मा लंबे समय तक कांग्रेस में रहे। फिर उन्होंने एक
बिस्किट वाली मीटिंग और उस मीटिंग में बिस्किट किसको खिलाए गए और किस तरह से राहुल गांधी ने उनको अनसुना किया, उस घटना को कोट करते हुए कांग्रेस छोड़ दी थी, बीजेपी में आए थे और उसके बाद से उत्तर पूर्व में एक एक करके कांग्रेस की सरकारों का पतन हुआ था। इस मसले पर आगे बढ़ें तो आप जान लें कि बीजेपी का ये कहना है कि भारत जोड़ो यात्रा के जरिए कांग्रेस राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। बीजेपी के हमलों के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और इस यात्रा के कर्ता धर्ता दिग्विजय सिंह ने यात्रा शुरू करने की क्या वजह बताई, वो भी सुन लीजिए। आज एक नई कांग्रेस की का इतिहास रचा जा रहा है और मैं बधाई देता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ये तपस्या के रूप में उन्होंने इसको लिया है। राहुल गांधी रिलॉन्च हो रहे हैं या नहीं, ये तो देश की जनता तय करेगी, पर दिग्विजय सिंह जरूर फिर से सुर्खियों में आ गए हैं और कांग्रेस आला कमान से उनकी करीबी भी दिख रही है। 2024 के लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कांग्रेस को अपनी इस यात्रा से काफ़ी उम्मीदें हैं। कांग्रेस में इससे पहले भी कई नेताओं ने पदयात्राएं निकाली हैं। इसमें एक खास यात्रा कांग्रेस के पूर्व सांसद दिवंगत सुनील दत्त ने निकाली थी। उनकी पदयात्रा की बहुत मिसाल दी जाती है। कांग्रेस की राजनीति से जुड़े मनमोहन सिंह कैबिनेट में खेल मंत्री रहे। उन्होंने साल 1987 में पंजाब में उग्रवाद की समस्या के समाधान के लिए मुंबई से अमृतसर के स्वर्ण मंदिर तक 2000 किलोमीटर की पैदल यात्रा की थी। साल 1989 में बिहार के भागलपुर में हुए दंगे, उसके बाद भी उन्होंने वहां पर सांप्रदायिक शांति कायम करने के लिए पद यात्रा की थी। लल्लन टॉप का सबसे ठस, ठेठ और ठसकदार बेबी आ गया है लल्लन टॉप का पॉडकास्ट, जिसका नाम है बाजा, और ये बजेगा सिर्फ लल्लन टॉप ऐप पर।